कर रहे हैं। आलोक जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से इस वक्त उपचुनाव का माहौल हो रखा है, अगर स्वार्थ सीट की बात करते हैं तो देखिए दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग अब तरकीबें अपनाई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 21 साल बाद एक नई रणनीति के तहत गैर मुस्लिम चेहरा उतार दिया है। देखिए मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है, और वहीं पर बीजेपी ने एक मुस्लिम चेहरा उतारा है, अपना दल पर भरोसा जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 96 सीट की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जनता का जो पहले से मूड था, जिस तरीके से हम राहुल कोल को लेकर उन पर विश्वास था, वही विश्वास उनकी पत्नी पर भी लोगों का कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आलोक जी? ये एक आदिवासी क्षेत्र है। जी। वहाँ पर देखिए छोटा मोटा लगभग 4.25 लाख वहाँ पर वोटर है। उनमें सबसे सर्वाधिक जो है वो कोल समाज के लोग हैं। 57,000 वहाँ पर कोल के वोट हैं। एससी के 50,000 हैं। और वहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर भी ठीक ठाक है, मतलब वो जी। इतने हैं कि वोट को प्रभावित कर सकते हैं। पटेल भी अच्छी खासी संख्या में है, छत्री भी हैं, और यादव मुस्लिम मिला के वहाँ पर 22,000 वोटर्स हैं। जी। तो ये ऐसे फैक्टर्स है वहाँ पर, लेकिन भाजपा इसलिए मजबूत है क्योंकि देखिए कोल वो ऑलरेडी भाजपा के साथ सपोर्टर जुड़े हुए हैं, वो मिल जाएगा, छत्री भी दे देगा, ब्राह्मण दे देगा। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर वहां पर है वो मुस्लिम और यादव लगभग 42,000 वोट है। तो भाजपा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि छानबे जो विधानसभा वहां पर मजबूत है। देखिए छानबे विधानसभा ना बिल्कुल मतभेद सटा हुआ इलाका है, जी। और जब इलाका जहां शुरू हो जाता है वहां पर भी कोल की आबादी बहुत ज्यादा है। जी। एक ऐसी सीट है, एक तरफ मध्य से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत एक अच्छी सीट है और भाजपा मजबूत है। अब चूंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का चुनाव लड़ रही है, वहां पर कुर्मी बाहुल की सीट है, वो कुर्मी बाहुल के लोग हैं, और अनुप्रिया पटेल के होने की वजह से उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ स्वार विधानसभा पर। स्वार विधानसभा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अच्छी रणनीति के तहत जो है एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया है। जी। इसका फायदा मिलेगा कि जो अपने जाति को पूछे जाएगा, अपने जो मुस्लिम है वो तो सपा वोट देगा ही देगा ना। जी। आज के टाइम पर मुस्लिम कहीं और नहीं जाएगा, मुस्लिम सपा के साथ बिल्कुल से इंटैक्ट जुड़ा हुआ है, जी। और उसका नहीं होगा, वो सपा के साथ जाएगा ही। तो मुझे लग रहा है कि सपा ने अच्छी प्लानिंग के तहत स्वार, चूंकि चाहेंगे नहीं कि स्वार सीट हार जाए। देखिए लोकसभा सीट थी वो सपा समाज पार्टी के हाथ से निकल चुकी है, भाजपा के पास आ चुकी है। जी। आजम खान या अखिलेश यादव किसी भी तरह चाहेंगे कि स्वार सीट जो है वो उनके यहाँ से निकल के बीजेपी के पास चली जाए। जी। इसीलिए उन्होंने पहली बार जो गैर मुस्लिम जो है एक उम्मीदवार को उतारा हुआ है। जी। अब मुझे लग रहा है कि सपा के पास मान लेते सपा चुनाव निकाल सकती है, और 96 मुझे लग रहा है कि भाजपा चुनाव निकाल लेगी, मतलब अपना जो भाजपा गठबंधन है वो सीटों निकाल देगा। जी बिल्कुल। देखिए दोनों सीटों पर जीतना भी है, दोनों सीटों पर एक पर बीजेपी का कब्जा और एक पर सपा का कब्जा है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के गढ़ पर किले भी भेदने हैं, और कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कौशल कांत जी, आपके पास आऊंगी। देखिए सपा की तरफ से रणनीति में बदलाव किया गया, 21 साल बाद गैर मुस्लिम चेहरा उतारा गया। कहीं ना कहीं देखिए सपा एक तरफ अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो तो उनके पक्ष में है ही है, लेकिन अब वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो सपा करती हुई नजर आ रही है। तो ये बात जो आपको हमें सबको नजर आ रही है, जो हमारे आलोक जी को नजर आ रही है, वो बात जनता को भी नजर आती है। जनता भी समझदार है, उसे भी पता है कि ये पहली बार मुस्लिम चेहरे को बदल करके हिंदू चेहरा क्यों उतारा गया है। तो जनता काफी समझदार है। मुझे लगता है कि जनता काम पे जाएगी, कानून व्यवस्था पे जाएगी। लेकिन कौशल कांत जी, क्या इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? देखिए ये तो डिसीजन तो होगा जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद। जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ, अगर चुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया, जो पिछली बातें रुक रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी कंप्लेन की थी इलेक्शन कमीशन में, वो सारी कंप्लेन पे इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद वहां पे कोई भी अनियमितताएं नहीं पाई गई, और यही देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इन्हें इतने अच्छे सबूत थे, इतना ये कॉन्फिडेंट थे, तो इन्होंने जाकर के इलेक्शन कमीशन के बारे में सामने सफाई क्यों नहीं दी? क्यों पिछले वाले इलेक्शन में इन्होंने बैकफुट पे गए? क्यों इलेक्शन कमीशन की बात मान ली? क्यों इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हाईकोर्ट नहीं गए? तो सच्चाई ये है कि जब एक एक घर में, एक एक एड्रेस पे, एक मकान नंबर पे 50-50 लोगों के नाम रजिस्टर होंगे, वोटर आईडी कार्ड, क्या ये पॉसिबल है कि एक मकान नंबर में 40 लोग वोटर हों? क्या ये मालूम है आपको कि कई जगह ऐसे पाए गए हैं जहां पर कि दादा परदादा जिनकी मौत हो चुकी उनके नाम पे वोटर आईडी करके फर्जी एड्रेस, फर्जी वोट पड़ते थे? तो ये कई सारी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सामने रखी थी, जिसके बारे में मेरे मित्र प्रवक्ता जो समाजवादी का उन्हें पता नहीं होगा, और ना ही समाजवादी पार्टी को पता होगा। कौशल कांत जी, वो पहले से ही अब माहौल बनना शुरू हो गया है कि अगर वोट
डालने दिया जाएगा तभी जीत हार का पता चलेगा। पहले से ही वो माहौल जो ईवीएम को दोष हो, चाहे वोट ना डालने का दोष हो, वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है वो माहौल दिखना। अभिषेक जी देखिए, जब 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 अपोजिट पार्टी कमजोर होती तो वो पहले से ही आरोप लगा देती है कि अंपायर मिला हुआ है। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो अंपायर को मिला हुआ घोषित कर देते थे जब कोई टीम हारने लगती थी। तो ये वही बात है और कोई बात नहीं है। अभिषेक जी, हार का डर सता रहा है या फिर कुछ और है जो लगातार, देखिए ईवीएम का डर भी सताने लगा है और उसके बाद अब आप खुद कह रहे हैं कि अगर वोट डालने दिया जाएगा, लोगों को घर से निकलने दिया जाएगा, तभी जीत हार का फैसला हो पाएगा। देखिए रितु जी, मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं हमारे फहीम भाई का कि उन्होंने मेरी इस बात पे मुहर लगाई और शायद कौशल कांत जी ने भी इस बात को सुना होगा और आपको यह प्रश्न दोबारा मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फहीम भाई ने खुद इस बात को बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी तो वहां से जीतने वाली नहीं है और अगर जीतने का शासन प्रशासन साथ में हो, पुलिस प्रशासन साथ में हो तो बिल्कुल जीत सकती है, उसके लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये फहीम भाई ने भी इस बात को बताया। दूसरी चीज, अभी आपने कुछ देर पहले, मुझे लगता है कि अभी इन्होंने, जैसा कौशल कांत जी ने बताया कि मीडिया ने दिखाया कि अलमारियों की बात किसने दिखाई, क्या चीजें हैं, ठीक है। आपको याद दिला दो कि शायद मुझे लगता है कि मीडिया ने इस बात को दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने होम्योपैथिक छात्रवृत्ति घोटाला किया, या मीडिया ने ही जोर जोर से चिल्ला करके दिखाया था, किसी और ने नहीं दिखाया था। और तो और बिजली मीडिया ने यह भी, कौशल कांत जी को याद होगा कि बिजली कर्मियों के जो भविष्य निधि फंड का घोटाला इन्होंने किया है, या मीडिया ने ही दिखाया था, उजागर किया था, किसी और ने नहीं दिखाया था। यह भी इनको याद में रखना चाहिए। ये तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए इस कदर तक जा सकते हैं जब आतंकवादियों के साठगांठ करने वाली पीडीपी के साथ सरकार ये बना सकते हैं, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए होती है। इनको जनता जनार्दन के मुद्दों से कोई मतलब नहीं होता है, जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं होता है। ये शायद उसी लोगों के पैरोकार है जो सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले लोग इस बात को बता सकते हैं, बोलते हैं। तो ये तो उस प्रगति के लोग हैं, इनको जनता जनार्दन से मतलब नहीं। और देखिए, आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, अगर इन्होंने पुलिसिया लाठी के दम पे अगर प्रशासन ना चलाया, चुनाव आयोग को ना चलाया, तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट खो चुकी होगी और आने वाले दिनों में जनता जनार्दन का विश्वास पहले ही इनके ऊपर खत्म हो चुका है, बचा कुछ और खत्म हो जाएगा। अभिषेक जी, इसके साथ ही साथ, क्योंकि मैं बात ठीक है कौशल कांत जी आपके पास आऊंगी, इसका जवाब भी लूंगी, लेकिन अभिषेक जी, जो मेरा एक सवाल है, लगातार यही कह रही हूँ कि क्या सपा को पहले से ही कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से उन्होंने 21 साल बाद एक नए चेहरे को मौका दिया है, गैर मुस्लिम चेहरा उतारा है, आपने भरोसा जताया है, अनुराधा चौहान पर भरोसा जताया है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट है कि भाई मुस्लिम वोट तो आपके ही पक्ष में आएगा और जो दूसरा वोट है वो भी हम अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है? रितु जी, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, देखिए, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि हम अपनी जीत के लिए अस्वस्थ हैं, जनता जनार्दन के ऊपर पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन ने अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा दिया है। हम इसलिए अस्वस्थ हैं क्योंकि जनता के दिलों को हमने छुआ है और उन तक बातों को अपनी पहुंचाई हुई है। अब अगर इस तरीके से आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल को उस जगह से, वहां पे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नाक का सवाल बना करके रखा उस सीट के लिए, उसके बाद जब देखा कि यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है ऐसे, तो इन्होंने अपना दल को दे दिया, बाकायदा सीट क्यों दिया? क्योंकि अगर कल को हार जाएंगे, अपने दल के प्रत्याशी थे, उनके ऊपर भरोसा जता करके सीट दी गई थी। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने पहले से रणनीति तय कर ली कि अगर वो सीट हार जाएंगे तो किस तरीके से ठीकरा फोड़ना है। जी, हम अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जी, मैं अपने मित्र जो हमें बताने जा रहे थे, हमें कुछ भारतीय सभ्यता और भारतीय कल्चर की बात की, मैं पूछना चाहूंगा, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, जिन्होंने कांवड़ यात्रा बंद कराई थी, जिन्होंने 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई थी, जिनके मुखिया ये कहते थे, जब ये इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी तो एक नारा बनाया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वही पार्टी है ना। और मैं पूछना चाहूंगा अपने मित्र प्रवक्ता से कि जो आपके प्रिंटिंग प्रेस में नई वाली रामायण छप रही है, रामचरितमानस छप रही है, जिसके एडिटर हैं आपके मौर्य जी, वो आ रही है कि नहीं आ रही? इस बार आप लोग उसको घोषणा पत्र में रख रहे हैं 24 के इलेक्शन के पहले कि नहीं रख रहे हैं? ये बता के जरूर जाइएगा। जो रामचरितमानस की चौपाई पे
आपने पक्ष रखा था, तो क्या आप कोई नई रामायण छपवा रहे हैं या नहीं छपवा रहे, बंटवा रहे हैं नहीं बंटवा रहे, ये जरूर बता के जाइएगा। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि शायद इनके पास कुछ, कौशल कांत जी के पास कुछ गोपनीय चीजें आई होंगी, तो शायद उनके हो सकता है उन्हीं के प्रिंटिंग प्रेस में ऐसी चीजें छप रही हो। तो मुझे लगता है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि प्रिंटिंग को और ज्यादा स्याही डालें, कहीं स्याही खत्म ना हो जाए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा इनको कि हनुमान जी की जाति कोई है कि नहीं है। हनुमान जी की जाति शायद आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बताते हैं, और मुझे लगता है कि इनको वो भी बताना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कैसे मंदिर के नाम पे जो चंदे का घोटाला किया, इस पे भी इनको जवाब देना चाहिए था। और इनको साथ में यह भी बताना चाहिए था कि अयोध्या के मेयर आजकल जो है उनके ऊपर कौन सी जमीनें हथियाने का आरोप लगा है, अयोध्या और कौन सी जमीनें हथियाए हैं। और साथ में इनको समाजवादी पार्टी, साथ में इनको लखनऊ में बताना चाहिए था कि बैन करने वाली समाजवादी पार्टी, साथ में यह भी बताना चाहिए राम मंदिर के खिलाफ रहने वाली समाजवादी पार्टी, जिनको पूछते हैं हम दीपोत्सव, रंगोत्सव और जितने भी भारतीय समाज के कल्चर है, संस्कृति है, उसको रोकने वाली समाजवादी पार्टी आज राम भक्त कब से हो गई, मुझे बता के जाइएगा। आपने बताया नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ रामचरितमानस का अपमान किया जाता है और देखिए अब राम के ही बल पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और हर जगह आप श्री राम के ही नाम के नारे लग रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। समय की कमी है और देखिए लगातार चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। 10 तारीख को मतदान होना है, 13 तारीख को नतीजे आने हैं। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे, जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये 13 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।